हेलो व्यूअर्स, ई शिक्षालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जीएस अवेयरनेस और न्यूज़ एंड अपडेट्स के सीरीज़ में मैं आज आप लोगों के सामने हाल ही में सरकार द्वारा चुनाव व्यय सीमा में 10% की जो इंक्रीमेंट हुई है उसे आज डिस्कस करने वाला हूं। बिल्कुल आप सबको पता है कि कहीं ना कहीं चुनाव, स्पेशली बिहार में चुनाव अभी सर पे है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है और ये कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ही सारे राजनीतिक दलों को, उम्मीदवारों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा कि सरकार द्वारा चुनाव व्यय सीमा में ये 10% की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले था बहुत जगह 70 लाख रुपए, वो अब 77 हो जाएगा और कुछ जगह कितने 50 लाख 54 लाख के आसपास थे, वो भी 54 लाख बढ़ करके 59.4 इस तरह से हो जाएगा। तो ये बढ़ने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो हम आज डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। नाउ हम टॉपिक पे आते हैं और पूरा डिटेल जानते हैं कि सरकार ने ये जो चुनाव व्यय सीमा में 10% की बढ़ोतरी की है, ये परिवर्तन क्या है, इसका महत्व क्या है, इसमें सरकार पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित करेगी, ये सारे और कुछ हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को भी यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सारे पॉइंट्स उम्मीद है कि आपको क्लियर होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें और फिर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो हम जानते हैं कि गौर चुनाव व्यय सीमा जो जितनी भी हो, किसी भी हर एक जगह का उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज थोड़ा थोड़ा चेंज भी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो आज मैं टॉपिक आपको सामने डिस्कस करने वाला हूँ कि सरकार द्वारा चुनाव व्यय सीमा में 10% की बढ़ोतरी, ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। देखिए, इसका अगर हम विषय की बात करें तो ये विषय क्या है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, आप ये जो जो भी यूपीएससी या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो जानते होंगे कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम से रिलेटेड है ये टॉपिक। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम से रिलेटेड टॉपिक। अब हम जानते हैं कि इसमें ये जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये हाल ही में न्यूज़ आया है। तो बेसिकली न्यूज़ में था क्या, ठीक है, न्यूज़ में जो था वो ऐसा था कुछ कि विधि मंत्रालय द्वारा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में आने वाले जो चुनाव हैं उसमें उसकी जो चुनाव व्यय सीमा होगी, यानी एक्सपेंडिचर की जो लिमिट होगी वो 10% की बढ़ोतरी होगी। ये चीज़ें मैंने पहले ही बता दिया। तो इसके लिए दो मुख्य पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि निर्वाचन संचालन नियम, कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रूल, ठीक है, ये था कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल। ये 1961 में ही संशोधन किया गया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल 1961, इसमें संशोधन के लिए ये अधिसूचना जारी की गई है। तो आप इसको हिंदी में निर्वाचन संचालन अधिनियम 1961, ये याद रखेंगे कि इसमें ही ये बदलाव होने का है। इसकी एक और पॉइंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट कुछ ऐसा है कि पिछली बार चुनाव व्यय सीमा में बढ़ोतरी कब की गई थी। तो पिछली बार चुनाव व्यय सीमा में जो वृद्धि हुई थी वो कहीं ना कहीं वृद्धि वर्ष 2014 में। आप सबको पता है कि 2014 में क्या होता था, लोकसभा चुनाव था। 2014 में लोकसभा चुनाव था, तो उसी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले किया गया था ये चीज़ बदलाव, ठीक है। तो अभी ये दो पॉइंट्स आपको जानना जरूरी है, यही कहीं ना कहीं संदर्भ है इस टॉपिक का। अब हम जानते हैं कि इस निर्णय का महत्व क्या है। ये सरकार ने जो 10% का इंक्रीमेंट कर दिया है, इसका महत्व क्या है, ठीक है। इसके महत्व को जानते हैं, यानी इंपॉर्टेंस को जानते हैं। महत्व, देखिए महत्व भी इसके अलग अलग है, काफ़ी है। तो सबसे पहला महत्व क्या है, राजनीतिक दलों के लिए हम ले लेते हैं। जो राजनीतिक दल और जो भी उम्मीदवार हैं उनके लिए राहत प्रदान करेगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज और जो कैंडिडेट्स हैं इनको काफ़ी ज़्यादा ये राहत प्रदान करेगा। अभी कोविड-19 के सिचुएशन में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो करने के लिए कहीं न कहीं हर एक जगह पैसे की खर्च की ज़रूरत है, तो अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होगी। इसी वजह से ये कहीं न कहीं पॉलिटिकल पार्टीज और उम्मीदवारों को हेल्प करने वाला है। और दूसरा अगर हम बात जानें तो ये महत्व कहीं न कहीं सरकार का यह कदम निर्वाचन आयोग द्वारा कोरोना वायरस महामारी के दौरान किए गए प्रतिबंधों को मद्देनजर की गई सरकारी सिफारिशों के अनुरूप है, ठीक है। सरकार का जो ये कदम है वो निर्वाचन आयोग द्वारा कोरोना वायरस महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर की गई सिफारिशों के ये अनुरूप है। तो ये भी इसका एक महत्व बिंदु है। तीसरा महत्व बिंदु हम जनताओं के लिए वो ऐसा है कि इसमें सैनिटाइजर, मास्क और भीड़ द्वारा सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए इसमें खर्च किए जाएंगे। ये व्यय सीमा इसमें भी सम्मिलित की गई है, ठीक है। तो ये हम क्या है, सिटीजन्स के लिए भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कहीं ना कहीं सैनिटाइजर, मास्क और ये जो अभी चल रहा है तो वो
अब हम जानते हैं इसके नए परिवर्तन में क्या क्या बदलाव हुए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए नए परिवर्तन में क्या बदलाव हुए। तो ये नए परिवर्तन के अनुसार सबसे पहले हम जाने नए परिवर्तन के अनुसार, आप कुछ कुछ फैक्ट्स जरूर लिखें, मैं भी वो लिखता जाता हूँ। और तो नए परिवर्तन के अनुसार हुआ क्या है, तो मैंने पहले भी बताया था कि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या था कि चुनाव सीमा 70 लाख था, तो वो अब बढ़ के कितना हो गया, 77 लाख हो गया। और वहीं जिस राज्यों में चुनाव सीमा क्या था 54 लाख था, वो अब बढ़ के 59.4 लाख, 4 लाख। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, दूसरी पॉइंट की अगर हम इसकी बात करें, तो दूसरा पॉइंट इसमें कुछ ये है कि विधानसभा चुनाव के लिए जिन राज्यों के शासित प्रदेशों में 28 लाख की थी, ठीक है, ये तो हो गया कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिए। ठीक है, ये लोकसभा चुनाव के लिए। अब विधानसभा अगर 28 लाख की थी, वो बढ़ करके 2.8 बढ़ गया, तो ये 30.8 लाख हो चुका है। और जिसमें 20 लाख था, वो बढ़ करके क्या हो गया, 30 लाख हो गया। तो ये चेंज, ये जो है, ये देखिए आप, मैं क्लियर लिख दूं, ये डेटा जो है वो बताया है लोकसभा के, और ये है विधानसभा चुनाव। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा के लिए ये देखिए 10% कैसे इंक्रीमेंट हुआ, ये चीज़ें हमने आपके सामने क्लियर करी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जानते हैं कि अगर ये परिवर्तन तो हो गए, लेकिन इसकी पारदर्शिता गवर्नमेंट, ये पारदर्शिता कैसे गवर्नमेंट या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सुनिश्चित कैसे करेगी। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या क्या, इसके लिए भी 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। वो पहला, पारदर्शिता के लिए हम फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, तो कुछ ऐसा है कि उम्मीदवारों को निर्वाचन आयोग के सामने क्या करना पड़ेगा, चुनाव व्यय का वास्तविक विवरण दाखिल करना पड़ेगा। तो एक जो है उसको विवरण देना पड़ेगा, और दूसरा जो है, दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करें, तो चुनाव व्यय का गलत विवरण या निर्धारित सीमा से अधिक व्यय दाखिल करने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 10A के तहत, ठीक है ना, चुनाव को 3 साल तक के लिए बैन किया जा सकता है। 3 साल तक के लिए, चुनाव तो हर एक 5 साल में होते हैं, हाँ, लेकिन इस 3 साल में भी 1-2 जगह चुनाव किए जा सकते हैं, तो उसको बैन किया जाए, इससे कुछ ज़्यादा उसका लॉस नहीं होने वाला भाई। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1951, इसकी धारा 10A के तहत उसे क्या कर 3 साल के लिए बैन किया जाएगा बस। ठीक है, तो ये पारदर्शिता सुनिश्चित हेतु के लिए उपाय है कि एक तो उसे विवरण देना पड़ेगा अपने खर्चे का, और दूसरा अगर विवरण में कोई तरह की गलती होती है तो उसे इस तरह की। अब हम जानते हैं कि चुनाव व्यय पर सीमा निर्धारण की आवश्यकता क्यों है। देखिए, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, ये पॉइंट हम जानते हैं। तो देखिए, बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंट रीज़न है, आवश्यकता होती है। देखिए, अगर व्यय की सीमा निर्धारित नहीं रहेगी, तो जो अमीर वर्ग हैं वो तो गरीबों को चुनाव नहीं लड़ने देंगे। तो बिल्कुल यही पहला पॉइंट है कि चुनाव अभियान खर्च पर सीमा निर्धारित करने का उद्देश्य चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान अवसर प्रदान करने है। तो इसके पहले बिंदु में हम लिखेंगे समान अवसर, समान अवसर प्रदान करना है किसके, चुनाव लड़ने के लिए सभी उम्मीदवारों को। ठीक है, चाहे जो अमीर हैं या गरीब हैं, ऐसा नहीं है कि धनवान लोग चुनाव जीत जाएंगे, गरीब नहीं जीत पाएंगे। तो ये समय, ये कहीं ना कहीं आवश्यकता इसलिए है इस पर लिमिट लगाने की। दूसरा जो पॉइंट है इसमें, दैट इज व्हाट, दूसरा पॉइंट ये है कि चुनाव सुधारों पर विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट के अनुसार अनियमित अथवा कम नियमित चुनावी वित्तीय पोषण के कारण लॉबिंग तथा कैप्चरिंग जैसी घटनाएं हो सकती है, जिससे राजनीतिक दलों और बड़े दानदाताओं के मध्य अनुचित लाभों की अदला बदली जैसे समझौते भी शामिल हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, चुनावी सुधारों पर विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट। ठीक है, तो चुनावी सुधारों के लिए अभी इसे एक्सप्लेन मैं फिर से करूंगा, चुनावी सुधारों पर विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के अनुसार क्या होगा कि अनियमित अथवा कम नियमित चुनावी वित्तीय पोषण के कारण ये लॉबिंग तथा कैप्चरिंग जैसी जो घटनाएं हो सकती है, जिसमें राजनीतिक दल और बड़े दानदाताओं के मध्य अनुचित लाभों की अदला बदली होती है, ऐसे समझौते शामिल हो सकते हैं। इसीलिए इस पे लिमिटेशन लगाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर पता चलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लॉबिंग और कैप्चरिंग जैसी घटना काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। होपफुली आप समझ गए होंगे, नहीं समझेंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कुछ भी आप अगर को समझ नहीं आए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताया कीजिए। देखिए, इसके बाद हम अन्य सुधारों की अगर बात करें,
राजनीतिक दलों के व्यय सीमा निर्धारण में अन्य सुधारों की अगर बात करें तो वो क्या है। सबसे पहला है कि चुनाव आयोग द्वारा सरकार और लोकसभा विधानसभा चुनावों के राजनीतिक द्वारा चुनाव अभियान खर्च पर सीमा निर्धारण हेतु निर्वाचन संचालन अधिनियम 1961 के 90 नियम तथा जनप्रतिनिधि अधिनियम के संशोधन करने के लिए कहा गया है। तो जिसकी जो प्रमुख बिंदु हैं, हम पहला बिंदु डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या है कि यह चुनाव लड़ने वाले दल के उम्मीदवारों की संख्या तथा उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई व्यय सीमा की गुणन की आधी अथवा उससे कम होनी चाहिए। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चुनाव लड़ने वाले दल के उम्मीदवारों की संख्या अथवा उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई व्यय सीमा की गुणन की आधी और उससे कम होना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इसमें क्या है, उम्मीदवारों की जो संख्या है वो और साथ ही व्यय के लिए जो व्यय सीमा है, व्यय सीमा है, इसमें एक लिमिट लगना चाहिए। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, व्यय सीमा का गुणन जो है तो आधा होना चाहिए या आधे से कम होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हम इसमें जानते हैं कि क्या है कि यह सीमा सभी राजनीतिक दलों के लिए चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करेगी। बिल्कुल, ये हमने पहले भी देख लिया। चुनाव में बेहिसाब धन प्रयोग से संभावित खतरे कम करेगी। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो इसमें हम लिख लेते हैं कि समान अवसर, और इसमें तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो राजनीतिक दलों में और उनके सहयोगियों द्वारा उपयोग की जाने वाली धन शक्ति भी नियंत्रित रहेगी। धन शक्ति नियंत्रण, नियंत्रण। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कहीं ना कहीं इसके सुधारों के और राजनीतिक दलों के व्यय सीमा का निर्धारण करेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम जानते हैं कि इस संदर्भ में जो न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसकी भी कुछ टिप्पणी आई है, तो वो जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, ठीक है, तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। भारत के उच्चतम न्यायालय के कंवरलाल गुप्ता बनाम अमरनाथ चावला मामले में कहा है कि चुनाव अभियान के सफल आयोजन के लिए धन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कहीं ना कहीं धन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी जो है वो सही करारा था। वो केस जो था वो हम नोट कर लेते हैं। वो केस था कंवरलाल गुप्ता बनाम अमरनाथ चावला, तो इस केस में बताया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कि नहीं, धन महत्वपूर्ण भूमिका है, इसे एक लिमिट में खर्च किया जाना चाहिए। उम्मीदवार और राजनीतिक की अधिक दृश्यता से मतदान प्रभावित हो जाते हैं और इस तरह भारी चुनाव खर्च मतदाता की पसंद को प्रभावित करते हैं। उम्मीदवार और राजनीतिक की अधिक दृश्यता से मतदान क्या होता है, प्रभावित हो जाता है, और इस तरह भारी चुनावी खर्च मतदाता को पसंद के प्रभाव को प्रभावित करता है, यानी कि लोग पैसे पे बिक जाते हैं, इस तरह का कंसेप्ट है। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चुनाव से रिलेटेड चीज़ कहा गया था कि कहीं ना कहीं भारी खर्च जो है मतदाता को इफेक्ट करता है। तो इसीलिए भाई एक लिमिटेड खर्च होनी चाहिए। ठीक है, इस संदर्भ में बहुत सारे विभिन्न समितियां और आयोग भी बनाई गई। ठीक है, आप उसके बारे में भी अलग से पढ़ाई कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें 1999 में भारत के विधि आयोग की चुनौती कानूनों में सुधार पर 170वीं रिपोर्ट थी। इसी तरह से 2004 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी 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 सुधारों पर एक अलग से रिपोर्ट था। 1990 में चुनावी सुधारों पर गोस्वामी समिति थी। 1993 में वोहरा समिति थी। इस तरह से 2008 में दूसरा प्रशासनिक सुधार हुआ था। ये सब चीज़ें आप जान सकते हैं, लेकिन जो मेन फोकस था वो इसकी आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि 10% इंक्रीमेंट, साथ ही जो है सो ये क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो नए परिवर्तन हुए उसको जाना है, फिर पारदर्शिता के लिए टर्म जाना है, और चुनाव पर व्यय सीमा निर्धारण की आवश्यकता क्यों हुई, ये मुख्य मुख्य बातों को हमने जाना है। फिर सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ बातों को जाना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इस तरह के वीडियोज़ ऐसे ही आपके सामने आते रहेंगे। तो प्लीज़ अपने थॉट्स और डाउट्स को ज़रूर हमारे सामने रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड डे।